नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं मर्सिडीज़ C300D के बारे में। अगर आपको मर्सिडीज़ C क्लास लेनी है तो आपके पास में 3 इंजन ऑप्शन अवेलेबल है। पहला C200 में एक पेट्रोल इंजन जो आता है वो, उसके बाद में C220D जिसमें एक डीजल इंजन आता है, उसके बाद में सबसे पावरफुल C300 जो कि एक अगेन डीजल इंजन है बट पावर फिगर्स जो है उसके ज़्यादा है, लगभग 242 bhp के आसपास की पावर और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो इस पर्टिकुलर इंजन से आपको देखने को मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्या मेरे एक्सपीरियंसेस है पिछले 5 दिनों में और लगभग 200 किलोमीटर में। वैसे तो C300D बेस्ट ऑप्शन है C क्लास में, बट अगर आपको C बैज के साथ में और पावर की चाह है तो मर्सिडीज़ आपको ऑफर करता है C43 और C63 कूपे। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 सीरीज़ और Audi A4 को राइवल करने वाली मर्सिडीज़ C300D के बारे में। ओके, शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चाबी से, जो अपनी टिपिकल फैशन है। चाबी में आपको कुछ बटन देखने को मिलेंगे जिसमें पहला लॉक के लिए, दूसरा अनलॉक के लिए ये मर्सिडीज़ जो बटन दिया गया है, मतलब बटन नहीं है, ये लोगो दिया गया है। ये भी अगर बटन हो जाए तो इसकी भी फील अलग होगी। उसके बाद में ये जो बटन है लास्ट वाला, ये अगर आप होल्ड करेंगे तो आप अपना बूट जो है वो अनलॉक भी हो जाएगा और खुल भी जाएगा। ये बटन्स यहाँ पे हैं, बट टिपिकली जर्मनी की जो भी सेडान्स है उनमें हमें एक फीचर देखने को मिलता ही है, वो ये कि अगर आप अनलॉक बटन को दबाए रखें और ये जो देखो आप, विंडोज़ डाउन हो जाती है, सनरूफ जो है वो खुलने लग जाती है। एंड द सेम फैशन अगर आप लॉक बटन को दबा के रखें एक बार दबाने के बाद, तो आपकी वो वापस मिरर्स वगैरह जो है वो बंद हो जाएंगे। ये सनरूफ भी बंद हो गई। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आगे की तरफ क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस तरफ ये जो आप ग्रिल देख पा रहे हैं, ये बेसिकली AMG लाइन है 300 का, तो उसमें ये ग्रिल है। अदरवाइज़ जो है ग्रिल थोड़ी सी अलग आती है। हल्की सी आवाज़ अभी इसमें से आ रही है क्योंकि फ़ैन चल रहा है, इतनी देर गाड़ी जो है खड़ी थी, इस वजह से फ़ैन चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिलेंगे जगह जगह, जो कि एक्चुअली काफ़ी बढ़िया व्यू आपको अंदर देते हैं और गाड़ी कहीं आप स्क्रैच वगैरह ना कर दो ट्रैफिक वगैरह में, तो वो काफ़ी हेल्प वहाँ पे करेगी। ये जो है मल्टी बीम LED सिस्टम है, जो 300D है इस पर्टिकुलर गाड़ी में आता है। अदरवाइज इसमें जो है LED सिस्टम आता है एक रेगुलर वाला। मल्टी बीम LED सिस्टम रात को बेहद ही कमाल काम करता है और ये ऑटोमेटिक हाई बीम असिस्ट के साथ में आता है। तो वहाँ पे जो कैमरा लगा है उसके हिसाब से ये डिटेक्ट करता है कब हाई बीम की ज़रूरत होगी, कब नहीं होगी। तो जब आप हाई बीम एंगेज करते हैं और ऑटोमेटिक मोड पे होते हैं तो गाड़ी हाई बीम तभी जगाएगी जब गाड़ी को लग रहा है कि अभी हाई बीम जो है जगाया जा सकता है, और उसका डायरेक्शन जो है वो आपको स्पेसिफिकली इन बीम से जो है वो सेट हो जाता है। काफ़ी सुंदर थ्रो इसका, बहुत ही मज़ेदार लगता है। मैं तो एज ए फ़न जो है इसको कई बार कर रहा था। ये DRL है यहाँ, और ये टो हुक आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मर्सिडीज़ का लोगो है। साइड में अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर लाइन में, AMG लाइन में, आपको कुछ ये अलॉयज़ देखने को मिलते हैं जो एक्चुअली सुंदर तो बहुत लगते हैं, बट थोड़ी सी राइड क्वालिटी में कभी कभार इशू कर देते हैं। हालांकि काफ़ी सुंदर लगते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम नहीं है। साइज़ क्या है? वेल, साइज़ इसकी 18 इंचज़ है, कहीं लिखी हुई नहीं है। ओके, कैसे? ओके, 225 45 R18। थोड़े से बल्जेस जो है वो आप टायर में देख रहे होंगे, ये कुछ बल्जेस हैं। ये इसकी थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट रहता है। मोस्टली इंडिया के सूटेबल जो है वो 220D में जो आते हैं वो 17 इंचज़ वाले, वो थोड़े इंडिया के लिए ज़्यादा सूटेबल है। एडेप्टिव सस्पेंशन के साथ में ये आती है। साइड में इधर जो है आपको ORVM में LED स्ट्रिप ऑब्वियसली देखने को मिलेगी। किसी भी तरीके की पैसिव एंट्री सिस्टम जो है वो नहीं है, आपको चाबी से ही अनलॉक करके अंदर जाना पड़ेगा। और पीछे वाले टायर्स जो हैं वो बड़े होंगे क्योंकि रियर व्हील ड्राइव है ये। 245 40 R18, तो इसका सेक्शन बड़ा है। और उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में ये काफ़ी सुंदर दिखने वाली एक रियल टेल लाइट है जिसका डिज़ाइन, आई होप मैं दिखा पाऊँ। ओके, अभी ये जलेगी नहीं, रात को जलती है। तो यहाँ नीचे जो है वो इंडिकेटर्स है, और ये जो है पूरी LED सिस्टम है जिसमें अंदर यहाँ देख रहे हो मर्सिडीज़ बेंज लिखा हुआ है, तो थोड़ी सी ब्रांडिंग भी है। C300D यहाँ लिखा हुआ है जो कि आपका वेरिएंट डिनोट करता है। और उसके अलावा कोई ऐसा AMG वगैरह ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, वो सिर्फ आपको जो है ये अलॉयज़ दिखते हैं उसी पर लिखा हुआ है। अगेन कैमरा दिया गया है आपको जो कि नीटली यहाँ हाइड करता है, जब भी आपको ज़रूरत होती है तो यहाँ से ऐसे अनफोल्ड हो जाता है। और ये जो पार्किंग सेंसर है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये फेक है एक्चुअली फेक ही है। असली वाले जो है वो ये है, आप देख पा रहे हो, है तो ड्यूअल टिप, बट यहाँ से नहीं निकल रही है। वो ड्यूअल टिप अगर एक यहाँ से निकलती और दूसरी यहाँ से निकलती तो थोड़ा सा और मज़ेदार काम हो जाता, बट एक्चुअली ये भी फेक है। ये बोनेट जो है ये भी एक तरीके से पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो जब भी कोई इम्पैक्ट होता है, गाड़ी सेंस करती है, तो बोनेट यहाँ से ऊपर हो जाता है ताकि पेडेस्ट्रियन को जो है उतना ज़्यादा नुकसान ना हो। रेन सेंसिंग वाइपर्स के लिए और हाई बीम असिस्ट के लिए दिया गया है।
तो इंटीरियर में बात शुरू करते हैं, इस तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो सॉफ्ट टच मटेरियल जो है उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ सॉफ्ट टच है, यहाँ पे जो है लेदर का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे जो है फिर से लेदर का इस्तेमाल किया गया। इवन यहाँ पे भी जो है सॉफ्ट टच मटेरियल है, जो कि ऑल द वे ऑब्वियसली एक्सटेंड होता है यहाँ पे डैशबोर्ड वगैरह पे। यहाँ पे ये जो मटेरियल आप देख रहे हो, ये आपके पास में एक तरीके का फिनिश दी गई है, वुडन टाइप फिनिश जो है उसको देने की यहाँ पे आपको कोशिश की गई है, और जो कि एक्चुअली बहुत सटल और बहुत सुंदर लगती है। म्यूज़िक सिस्टम जो है, स्पीकर्स वगैरह आपको इधर देखने को मिलेंगे। उसके बाद में ये जो बटन्स है, ये सारे बटन्स हैं विंडो के कंट्रोल्स के लिए, ये ORVM के कंट्रोल्स के लिए, और ये जो बटन है ऊपर, ये ORVM वगैरह फोल्ड करना हो तो उसके काम का है। ये जो आपको सारे बटन मिल रहे हैं, ये सीट कंट्रोल के हैं, जैसा कि ये दिख रहे हैं। मर्सिडीज जो है वो सीट कंट्रोल्स अपनी यूजुअली यहीं देता है, और यहाँ पे सीट की एडजस्टमेंट, जैसे कि ये आपका हेडरेस्ट है उसका एडजस्टमेंट है, ये आपका रिक्लाइन फंक्शन है। यहाँ पे जो है मल्टीपल एडजस्टमेंट है, चाहे वो आप ले लो था, आपका थाई सपोर्ट वगैरह जो है वो आपको एडजस्ट करना हो, चाहे आपको थाई सपोर्ट एक्सटेंड करना हो, जैसे कि ये पर्टिकुलर आप देख पा रहे हो एक्सटेंशन ये जो हो रहा है, तो ये तरीका जो है इस तरीके से एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर पाते हो। और सीट हाइट जो है वो भी आप ऑब्वियसली इधर से ही एडजस्ट कर पाते हो। मेमोरी फंक्शन जो है वो ये उसके लिए बटन दिए गए हैं। मेमोरी 3 तरीके की मेमोरी आप सेट कर सकते हो, ना सिर्फ सीट बल्कि ORVM वगैरह की मेमोरी जो है वो भी ये आपको स्टोर करके रखता है। ये वाला ORVM जो है हीटेड ORVM है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। उसके बाद में अगर वहाँ से आते हैं हम, तो ये जो बटन्स आप देख पा रहे हैं इधर, ये सारे के सारे हेडलाइट से जुड़े हुए कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है ऑब्वियसली, और ये हेडलाइट से जुड़े हुए सारे कंट्रोल है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है वो देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट जैसे मैं आपको बता रहा था, इसमें आपको मल्टी बीम जो सेटअप है वो देखने को मिलता है। ये आपका रियोस्टेट अंदर जो है कैबिन की ब्राइटनेस डिम और ब्राइट करनी हो तो उसके लिए यहाँ पे बटन है। एयर कॉन वेंट इस तरफ आपको मिलेगा। गियर लीवर, जी हाँ, मर्सिडीज़ में गियर लीवर जो है कुछ इस तरीके के आते हैं, और इसके ऊपर ये जो पर्टिकुलर आप यहाँ पे बटन देख पा रहे हैं, जब आप ये प्रेस करते हैं तो आप पार्क मोड में चले जाते हैं। और इंडिकेटर्स वगैरह वो इस तरफ हैं। आपको इसी पर्टिकुलर स्टॉक में इंडिकेटर, वाइपर, सारे कंट्रोल जो है वो आपको मिलेंगे। और नीचे ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, तो उसका एडजस्टमेंट है। तो जब भी आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो उस हिसाब से वो है स्टीयरिंग एडजस्ट आपको कर देगा, वो बटन इस काम का है। आपको ऑब्वियसली रीच और रेक दोनों तरीके का एडजस्टमेंट मिलेगा। अभी मैं इसको सबसे नीचे वाली पोजीशन पे करता हूँ क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, वरना मेरी कंफर्टेबल हाइट जो है वो कुछ थोड़ा सा आगे और थोड़ा ऊपर आती है। उसके बाद में इस तरफ ये सारे कंट्रोल्स जो हैं वो आपको क्रूज़ कंट्रोल के हैं, और ये जो ऊपर के कंट्रोल्स है ये आपको ये पर्टिकुलर जो MID है इसको कंट्रोल करने के काम आते हैं। अब यहाँ पे 2 बटन हो गए, एक और ये 2 बटन, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये टच बेस्ड इनपुट है। इनफैक्ट ये भी बटन है, मतलब ये भी प्रेस होता है, तो 3 बटन, और ये पर्टिकुलर टच बेस्ड इनपुट जो है वो हो गया। एक तो मैं जब भी इसको देखता हूँ तो मुझे वो याद आता है, ब्लैकबेरी के फ़ोन्स नहीं हुआ करता था एक टाइम पे, तो उनमें कुछ इस तरीके का मतलब ऑलमोस्ट स्क्वायरिश डायल जो है वो हुआ करता था। तो क्या चीज़ें हैं, वेल MID जो है यहाँ पे इसमें आपको अलग अलग चीज़ें, जैसे कि ट्रिप मीटर्स, कंजप्शन, उसके बाद में इको डिस्प्ले, जब इको मोड भी होता है इको डिस्प्ले दिखाता है। अगर आप मोड चेंज करते हो तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि भैया कौन सा मोड जो है उसमें आप इंगेज हो गए। जैसे मैंने अभी स्पोर्ट मोड जो है वो इंगेज कर लिया है। उसके बाद में अगर आप ऊपर जाते हैं तो अगेन आपको कंजप्शन वगैरह, आपको अलग अलग तरीके, ये डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रीसेट, मतलब जब आपने लास्ट रीसेट किया था तब से क्या फ्यूल एफिशिएंसी। अभी मैं इस गाड़ी को 176 किलोमीटर चला चुका हूँ, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो है सिटी में चली है, तो 9.8 किलोमीटर का फ्यूल एफिशिएंसी एक्चुअली बहुत बढ़िया है उन मायनों में। उसके बाद इधर जो है एवरेज स्पीड वगैरह आपको दिखा रहा है, और यहाँ आपको फ्रॉम स्टार्ट आपको क्या फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है। वेल गाड़ी अभी स्टार्ट करके मैंने यहीं खड़ी कर रखी है, चलाई नहीं है ज़्यादा, तो फ्यूल एफिशिएंसी कम दिखा रहा है। और उसके बाद में अगर आप मनोवर करेंगे और इधर आएंगे तो आपको जो है अगेन इस पर्टिकुलर सेटअप में आप कुछ और देख सकते हैं। यहाँ नेविगेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे टैकोमीटर चाहो तो वो भी देख सकते हो, और यहाँ पे जो है जी फोर्स मीटर भी देख सकते हो। एक दो चीज़ें आप नोटिस करोगे कि जैसे ये NM लिखा हुआ है ना, तो मैं एक्सलेट करता हूँ तो अभी तो नहीं, जब गाड़ी चल रही होती है तो ये भी बताता है कि कितने NM जो है पावर गाड़ी आउटपुट जो है वो दे रही है, और यहाँ पे अगेन फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी। इस तरफ आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा, और उस स्पीडोमीटर में नीचे ये फ्यूल गेज है। एक तो ये जो पूरी डिस्प्ले जो है ना, इसको आप टच कर सकते हो ऐसे, मतलब कोई भी ग्लास नहीं इनके बीच में, जो थोड़ा सा और लगता है, हालांकि इससे कोई नुकसान वगैरह कुछ नहीं है। टेम्परेचर इधर, यहाँ पे टाइम, और अगर आप चाहो तो आप अगेन यहाँ पे दोबारा से सेकेंडरी जो है डिजिटल स्पीडोमीटर वो लगा के देख सकते हो। बाकी ऊपर डिजिटल स्पीडोमीटर दिख रहा है। लिमिटर है या क्रूज कंट्रोल ऑन है, किस मोड पे है वो यहाँ दिख जाएगा। जैसे अभी लिमिटर, अब क्रूज कंट्रोल, और बाकी स्पोर्ट मोड है या क्या मोड है उसका छोटा सा एक क्या कहते हैं ना एब्रीविएशन जो है वो इधर देखने को मिल जाएगी। ये आप देखो एको मोड पे डाला मैंने तो यहाँ पे ई आ गया। ये सब चीज़ें हैं। इस तरफ आपको
कंट्रोल दिए गए हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड, यानी कि ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उससे जुड़े हुए ये बटन सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के हैं और ये वाले भी इंफोटेनमेंट सिस्टम के हैं। ये टच बेस्ड इनपुट आपको यहाँ पे भी मिलता है और वो टच बेस्ड बटन जो है वो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये टच बेस्ड नहीं है, भले ही ये एचडी डिस्प्ले बहुत ही सुंदर आपको लग रही हो, लेकिन ये टच बेस्ड नहीं है। आपको जो है इसको अगर मतलब इसको किसी भी तरीके से कुछ करना है इसमें, तो आपके पास में 2-3 ऑप्शन है। एक तो आप यहाँ से कर सकते हो ऑब्वियसली इस टच का इस्तेमाल करके इस डिवाइस का, अदरवाइज आपके पास में ये कंट्रोल भी है जिसमें आप जो है अलग अलग तरीके से मनूवर कर सकते हो, और एल्स आपके पास में ये पर्टिकुलर जो देख पा रहे हो आप, ये पूरा टच सिस्टम है और यहाँ से हैप्टिक फीडबैक भी आता है, वाइब्रेटिंग फीडबैक जो हमारे मोबाइल्स में यूजुअली आता है वो भी आपको मिलता है। तो आप वैसे मनूवर कर सकते हो। होम बटन वगैरह जो है आपको शॉर्टकट यहाँ देखने को मिल जाएगा और उसके बाद में कुछ बटन्स यहाँ पे भी है शॉर्टकट के रूप में, जैसे अगर आपको बंद करना हो तो सिंपली ये बटन प्रेस कर सकते हो, और एल्स इधर आपको जो है ये बैक का बटन और ये जो है आपको होम का बटन वो मिल जाएगा। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। और जब ये स्टार्ट होती है ना तब तो इसमें एक बहुत ही नीट मर्सिडीज़ का आइकन बनाता है, ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसका एक वॉलपेपर जो है वो है ना चैनल मेंबर्स के लिए शेयर किया था, अगर आप चैनल मेंबर है तो आपको दिख जाएगा कम्युनिटी सेक्शन में। उसके बाद में ये एसी के डायल्स है, 3 डायल्स मिलते हैं, बहुत ही नोन चीज़ है मर्सिडीज़ के बारे में। डायल्स के कंट्रोल कुछ इस तरीके के हैं कि आप जो है इससे आप एयर फ्लो एडजस्ट कर सकते हो, बाकी अगर आपको डायरेक्शन जो है वो एडजस्ट करनी है तो आप बाकी इस तरीके से कर सकते हो। यही तीनों के लिए काम करता है। ये पूरे एसी से जुड़े हुए कंट्रोल्स हैं जिसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा आपको, रियर डिफॉगर वगैरह जो है वो भी आपको मिल जाएगा। बहुत काम में लिया है इस बार मैंने रियर डिफॉगर, गुड़गांव वगैरह में बहुत ही भयंकर ह्यूमिडिटी हो रखी थी। बाकी ये कंट्रोल्स है अगर आपको नेविगेशन में कुछ डायरेक्टली छोटे मोटे इनपुट्स देने हैं, जैसे क्विकली नेविगेशन पे जाना है या क्विकली रेडियो पे जाना है, तो वो आप जो है इससे कर पाओगे। ये एक एनालॉग आपको घड़ी देखने को मिलेगी। एक तो मुझे मतलब इन कुछ गाड़ियों में बैठता हूँ तब रियलाइज़ होता है कि इनमें टाइम देखना इतना मुश्किल हो गया, मतलब हमारी आदत ऐसी हो गई कि हम इनमें टाइम जो है वो प्रॉपर्ली देख ही नहीं पाते हैं अब। तो अभी बजी है 3:16 के आसपास कुछ टाइम हुआ है, 3:18 हो गए एक्चुअली। तो बाकी ये टेलीफोन और ये जो है व्हीकल से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको देखनी है तो उसके लिए शॉर्टकट यहाँ पे है, और ये ऑब्वियसली हैजार्ड लैम्प है। इस पर्टिकुलर इंफोटेनमेंट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं उसकी मैं एक छोटा सा आपको टूर दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले नेविगेशन है, उसके बाद में रेडियो है, उसके बाद में मीडिया है। मीडिया में ऑब्वियसली कुछ कुछ अलग अलग ऑप्शन है आपके पास में, चाहे वो ब्लूटूथ ले लो, FM या AM वगैरह जो है वो ले लो। उसके बाद में आपके पास में टेलीफोन, उसके बाद में आपके पास में कुछ कनेक्ट ऐप्स है। बेसिकली इसमें कुछ ऐप जैसे एंड्रॉयड, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, मर्सिडीज़ बेंज ऐप वगैरह जो है वो आप इधर देख पाएंगे। उसके बाद में आपके पास में यहाँ व्हीकल रिलेटेड सेटिंग है। व्हीकल में जो है आपको अलग अलग सेटिंग जैसे कि डायनामिक सेलेक्ट, असिस्टेंस, कंजप्शन, लाइट सेटिंग्स वगैरह जो भी करनी हो वो आपको सब यहाँ देखने को मिलेगी। एक तो बहुत सारी लाइट सेटिंग भी है, इसको इंटीरियर में काफ़ी सारी लाइट्स है, तो वो सब की सेटिंग्स आप कर सकते हो। व्हीकल सेटिंग्स में विंटर टायर्स की लिमिट अगर आप सेट करना है, बेल्ट एडजस्टमेंट, जैसे अभी क्या है कि जब भी आप गाड़ी में बैठते हैं तो ये आपका जो ड्राइवर साइड बेल्ट है इसको जैसे ही आप लगाएंगे उसके बाद में ये अपने आप को अंदर सक इन करता है, थोड़ा सा मतलब टेंस होता है, तो वो एडजस्टमेंट आपको रखना है या नहीं रखना है, वो सब चीज़ें अलग अलग सेटिंग जो है वो आपको इधर मिलेगी। मैं एक तो बार बार टच स्क्रीन को मिस करता हूँ इसमें, आई डोंट नो कैसे। मतलब मैंने एक बहुत पहले किसी मर्सिडीज़ के बंदे से बात की थी तो उन्होंने बोला कि ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कम करने में हेल्प करता है। आई डोंट थिंक सो कोई डिस्ट्रैक्शन कम करने में हेल्प करता है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बढ़ा ही देता है ये। उसके बाद में ओनर मैनुअल अगर आपको पढ़नी है डिजिटली तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पढ़ाई तो पता नहीं कितने लोग करेंगे, बट अच्छी बात है, कभी काम आए, हैंडी आ जाती है। इनफैक्ट मैं कभी कभी जो है रेफर कर देता हूँ ओनर मैनुअल को। उसके बाद में आपके पास में सिस्टम सेटिंग ऑब्वियसली डिस्प्ले स्टाइल जो है, ये पर्टिकुलर डिस्प्ले है, इसमें डिज़ाइन वगैरह क्या कैसे रखना है वो आप देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी स्पोर्ट पे चेंज कर दिया है क्लासिक से, तो धीरे थोड़ा सा टाइम लेगा और सब स्पोर्ट में हो जाएगा। प्रोग्रेसिव पे चेंज कर दिया है तो वो सब चेंजेस जो आएंगे, इनफैक्ट वही चेंजेस आपको इधर भी देखने को मिल जाएंगे। रिफ्लेक्शन जो है वो इधर भी आएगा, रिफ्लेक्ट उसका। एडिशनल डिस्प्ले एरिया, डिस्प्ले ब्राइटनेस, डिस्प्ले ऑफ, डे नाइट डिज़ाइन वगैरह वगैरह। उसके बाद इनपुट जो है उसके कंट्रोल्स, क्या सेंसिटिविटी होनी चाहिए वो सब चीज़ें। ऑडियो से जुड़े हुए कंट्रोल्स, कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ डिवाइसेस, टाइम एंड डेट, लैंग्वेज, यूनिट्स जो है यूजुअली KM में रखते हैं तो वो ऑलरेडी हो रखी है। सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह कुछ चाहिए तो वो भी यहाँ पे हो जाता है। कनेक्टेड कार है, ऑब्वियसली आपको कई फीचर्स कनेक्टेड कार वाले भी मिलते हैं। जो ये मी दिख रहा है ये बेसिकली कनेक्टेड कार वाली चीज़ जो है वो है, और आपको इमरजेंसी में आपको ये SOS वगैरह जो चीज़ें होती है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बटन उसका दिया हुआ है। उसके बाद में इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर है यहाँ पे आपके पास में, और नीचे की तरफ मैं अगर बताना भूल गया हूँ तो ये जो जगह है डिपार्टमेंट है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही आपको काम की लगेगी। जिसमें एक वायरलेस चार्जर है। जी हाँ, मेरा फ़ोन वहाँ पे चार्ज हो रहा था। थोड़ा सा बेहतर तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ।
अब आप शायद बेहतर देख पा रहे हो, तो नीचे जो वायरलेस चार्जिंग पैड है यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको USB कनेक्शन जो है वो करने में हेल्प मिल जाएगी, NFC भी यहीं पे है। और ये जो बात देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे बॉटल होल्डर्स, यहाँ पे अगर आप बॉटल होल्डर नहीं रख रहे हैं तो आप इसको हटा सकते हैं और इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ और फ़ोन वगैरह कुछ और चीज़ें रखने में। वैसे तो यहाँ पे एक चीज़ बनी हुई है, ये जो आप देख पा रहे हैं की का एक आइकन बना हुआ है कि भैया अपनी की यहाँ रखें, बट कहीं भी रखो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बॉटल मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मैं इसको यहीं रख देता हूँ और हम इसको यूँ लॉक भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया काम हमारा। फ़ोन जो है आप उसमें भूल सकते हैं, वैसे तो ये यहाँ पे दिखाता है कि आपका फ़ोन चार्ज वगैरह हो रहा है, बट आप भूल भी सकते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। बाकी इधर आपको कुछ और बटन्स मिलते हैं। ये तो वॉल्यूम वगैरह का हो गया जो मैंने आपको बताया। ये सन ब्लाइंड का है, रियर सन ब्लाइंड जो है लगाने और हटाने का। ये जो है आपको मोड सेलेक्ट करने का कि गाड़ी किस मोड में चलेगी, जो कि आपको अगेन मैंने यहाँ दिखाया था कि इंडिविजुअल डायनामिक स्पोर्ट प्लस इंडिविजुअल स्पोर्ट प्लस स्पोर्ट, और उसके बाद में कंफर्ट एको, ये मोड जो है वो मिलते हैं। उसके बाद में अगर आपको पार्किंग चिम वगैरह ऑफ करनी है तो वो, और पार्किंग कैमरा या पार्क असिस्ट, मतलब जो बेसिकली गाड़ी जो है अपने आप पार्क वगैरह करवानी है तो उसकी आपको जो है ऑप्शन यहाँ मिल जाती हैं। ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ जो है उसका सिस्टम आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद में ये अगर आप दबाएंगे तो आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा आर्मरेस्ट के नीचे स्टोरेज मिल जाएगा, जिसमें आप ये SD कार्ड का बटन, या ये SD कार्ड का स्लॉट है जिसमें नेविगेशन वगैरह लोड होता है, और 2 USBs आपको मिलेगी। एक छोटा सा ये हिडन स्पेस इधर भी है, कुछ छोटी मोटी चीज़ अगर आप छुपाना चाहें तो आप छुपा सकते हैं वहाँ पे। ये 2 लॉक अनलॉक के बटन हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर है बड़ा, इनफैक्ट 2-3 बॉटल आ सकती है, और अंदर स्पेस जो है वो यहाँ पे एंड तक टिल यहाँ तक जो है स्पेस जाता है, तो स्पेस बहुत, मैनेजमेंट जो है काफ़ी बढ़िया है इसका यहाँ पे। ये आपको अगर ओपन करना हो अपना बूट तो उसका बटन है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटोमेटिक आता है पार्किंग ब्रेक, तो जब भी आप गाड़ी पार्क में डाल के दरवाज़ा वगैरह खोलेंगे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक लग जाएंगे। नीचे पेडल्स है, डेड पेडल आपको इधर मिलेगा, ये आपके पास में ब्रेक पेडल, और ये आपके पास में जो है आपका एक्सीलरेटर पेडल है, जो कि एल्यूमिनियम फिनिश वगैरह में दिया गया है, काफ़ी स्पोर्टी लगता है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो इतना बड़ा नहीं है, एक्चुअली छोटा ही है, बस मैनुअल्स वगैरह, कुछ गाड़ी के इंपॉर्टेंट पेपर्स वगैरह आएंगे, कभी कभार कुछ रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। आपको ग्लव बॉक्स में ऑब्वियसली इनोवेशन जो है वो मिलता है, लाइट यहाँ पे लगी हुई है। लाइटिंग की ही बात की जाए तो भैया इस गाड़ी की लाइटिंग वगैरह भी बहुत सुंदर है, यहाँ पे भी लाइट्स है, यहाँ पे भी लाइट्स है, और एम्बियन लाइट भी बहुत सारी, जो कि अभी दिख नहीं रही होगी, बट इस जगह पे, यहाँ नीचे, उधर उधर काफ़ी जगह एम्बियंट लाइट जो है वो भी आपको मिलेगी। और यहाँ क्या क्या फंक्शंस है, वेल आपके पास में सन ग्लास होल्डर तो है ही है, जिसमें मैं हर बार सन ग्लास भूल जाता हूँ, आई होप इस बार नहीं बोलूँगा। उसके अलावा रीडिंग लैम्प ऑन करना हो, फिर रियर लाइटिंग ऑन करनी हो, गाड़ी के डोर के बेस पे लाइटिंग का क्या सिस्टम रहना चाहिए, वो सनरूफ के कंट्रोल्स, ये अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये सनरूफ से कंट्रोल। अब यहाँ पे 2 तरीके की सनरूफ आती है, एक ये पर्टिकुलर बड़ी सनरूफ जो कि मैं आपको हटा के बता देता हूँ, ये सनरूफ, और एक वो पीछे छोटी सनरूफ। अब वो खुलती नहीं है, मतलब वो हटती नहीं है, ये वाली हटती है और ऑल द वे पीछे चली जाती है, जैसे कि ये अभी जा रही है। इतनी हटेगी और इतनी हटने के बाद में जो है पर्दा यहाँ तक लग जाता है। कोई प्रॉब्लम सनरूफ से जुड़ी हुई नहीं है। एक छोटा सा इशू है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप पर्दा देख रहे हैं, मतलब जो शेड आता है, ये एक्चुअली शेड ही है, कंप्लीटली जो है ब्लॉक नहीं करता है। तो आप देख पा रहे हैं अभी भी, आप बिल्डिंग्स वगैरह इधर दिख रही है आपको, तो ये कंप्लीटली ब्लॉक नहीं करता है, जिसकी वजह से तेज़ धूप में जो है ये एसी को भी ज़्यादा चलाएगा, और शायद कुछ कुछ जगहों पे, कुछ कुछ एरियाज़ में अनकम्फर्टेबल ये माहौल पैदा कर दे। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो है आई होप मर्सिडीज़ जो है इन चीज़ों पर ध्यान दे और इसको कम्प्लीटली ब्लैक जो है वो कर दे। इंडियन कंडीशन के हिसाब से कुछ चीज़ों पर अडेप्टेशन जो है वो ज़रूरी हो जाती है, अडेप्टेशन। यहाँ पे आपके पास में सनवाइज़र है, जो कि अगेन इस तरफ के लिए इतना स्पेस छोड़ देता है, आगे के लिए काफ़ी बढ़िया काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें आपको जो है देखने को मिलेगा एक ये वैनिटी मिरर भी, जो जब इस पोजीशन पे आप लाओगे, जब ये कनेक्टेड होगा, तो आपको यहाँ पे लाइट भी जो है ऑन हो जाएगी। दोनों तरफ है, ड्राइवर को भी ये मिलेगा, और यहाँ पे भी आप वैनिटी मिरर विथ द लैम्प आप देख सकते हैं। और ड्राइवर के लिए भी ये उतना ही यूजेबल है इस तरफ, मतलब इतना स्पेस जो है वो छोड़ देता है। ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी मजबूत, कोई शिकायत नहीं है। ये जो आप देख पा रहे हैं छोटा सा, ये माइक्रोफोन है, और अगेन इधर भी माइक्रोफोन है, तो सब लोगों की आवाज़ भी बहुत अच्छी जाती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स ध्यान में रखते हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया आवाज़ जो है इन माइक्रोफोन्स के थ्रू आपके मोबाइल वगैरह में जाती है, तो कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होगी। इनफैक्ट इसमें वॉइस कमांड भी आता है, तो उसके लिए भी यही माइक्रोफोन्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। बात कर लें इस तरफ जो पैसेंजर है उसको क्या मिलता है, वेल उसको भी सीट एडजस्टमेंट जो
जो इलेक्ट्रिक मिलता है विथ मेमोरी फंक्शन मिलता है, और वन टच कंट्रोल से सारे के सारे, मतलब वन टच में आप वन टच में डाउन जो है वो होगा, तो वो चीज़ें हैं, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में जो सीट्स हैं, सीट्स कैसी है? वेल सीट्स जो है बहुत ही बढ़िया होल्ड करती है। इनफैक्ट आप थोड़े से मतलब साइज़ में बड़े भी हैं तो भी आपको सीट बहुत ही बढ़िया होल्ड करती है। बोल्स सपोर्ट वगैरह बढ़िया है। लंबा सपोर्ट जो है उसका एडजस्टमेंट पैसेंजर साइड में इधर, मतलब यहाँ बटन जो है वो यहाँ मिलेगा, ड्राइवर साइड में भी वहीं मिलेगा, बाकी सारे एडजस्टमेंट जो है उस जगह से होंगे। तो लंबा सपोर्ट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि बोल्स सपोर्ट वगैरह जो है वो आपको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे आप, बट लंबा सपोर्ट कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया सीट्स है, मुझे कोई भी शिकायत इन पर्टिकुलर सीट से हुई नहीं है। होल्ड भी आपको बहुत अच्छे से कर लेती है ये। अब ये सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है और मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूँ कि कितना स्पेस है। इंग्रेस एग्रेस ऑब्वियसली सेडान है, थोड़ा लो है तो उतना कंफर्टेबल तो नहीं है, बट आई डोंट थिंक सो ज़्यादा लोग माइंड करेंगे इंग्रेस एग्रेस को सेडान में। उसके बाद पीछे, तो पीछे जो है मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है। लेट्स अज्यूम कि आपका ड्राइवर जो, या अगर आप खुद भी चलाते हैं तो आप 5 फुट 8 इंच के हैं, और इतना स्पेस जो है यहाँ बच जाता है। मैगजीन होल्डर आपको देखने को मिलता है जो कि बहुत ही सुंदर क्वालिटी का है। उसके बाद इतना स्पेस इधर है। अगर बात करें हेडरूम की, तो हेडरूम जो है वो थोड़ा सा क्रैम्ड है। तो अगर आप 6 फुट के हैं तो थोड़ा सा आपको क्रैम्ड कुछ जगहों पे मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर हेलोजन लैम्प्स जो है वो मिलेंगे। ग्रैब हैंडल है आपके पास में, और ये सनशेड जो है ऑब्वियसली आप हटा सकते हैं, बट आगे से ही हटेगा, पीछे इसका कोई कंट्रोल नहीं है। सॉरी बैग यहाँ पे पड़ा है, बट उस तरफ कुछ ऐसा है नहीं जो मैं आपको दिखाऊँ। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ है, ये आप नीचे से खींचेंगे तो आपके पास में यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, 2 5 वोल्ट के यूएसबीज़ है। बहुत ज़्यादा ऑप्शन इस गाड़ी में यूएसबीज़ वगैरह के, तो कोई शिकायत आपकी फैमिली अगर ट्रैवल करी तो उनको नहीं होनी है। और उसके बाद में थोड़ा ये नीटली पैक भी हो जाता है। इधर ट्रांसमिशन टनल बहुत बड़ी है एक तो, जो कि ऑब्वियसली रियर व्हील ड्राइव है तो एक्सपेक्टेड है। आपके पास में ये ब्लोअर के कंट्रोल्स हैं, और ये ब्लोअर के कंट्रोल्स जो है वो आप यहाँ से एडजस्टमेंट जो है उनका ये कर सकते हैं। यहाँ से बेसिकली कितना हवा आएगी वो, और यहाँ पे हवा किस तरफ जाएगी डायरेक्शन जो है वो एडजस्ट होगा। उसके बाद में एक और चीज़, ये जो बटन आप देख पा रहे हैं, इससे अगर आप चाहें तो जो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है उसके अलावा इसको आगे पीछे जो एडजस्टमेंट होता है वो भी दे सकते हैं। ऐसे मतलब ऐसे भी आप दे सकते हैं। और इस तरफ सन ब्लाइंड्स है, बहुत काम के, इंडिया के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। इसके अलावा पीछे की और आपको बॉटल होल्डर मिलता है, और यहाँ पे भी स्पेस काफ़ी है। इनफैक्ट ये देखो आप 500 ml की बॉटल है, और ये ऑल द वे यहाँ ऊपर जाके जो है छुप सी गई है, एक बहुत अंदर तक स्पेस है इसमें। और ये जो है वन टच है। अगेन मटेरियल्स यहाँ पे ये जो है सारा सॉफ्ट टच है, हल्का फुल्का, और अगेन यहाँ वुडन फिनिश जो है वो दी गई है आपको। 3 पॉइंटर सीट बेल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, तीनों के तीनों। सेफ्टी का कम्प्लीटली ध्यान रखा गया है। यहाँ पे आपके पास में बीच में आर्मरेस्ट है, जो कि स्टोरेज थोड़ा सा यहाँ पे भी स्पेस देगी आपको। अगर आप चाहें तो आप ये बॉटल होल्डर जो है वो ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। कप होल्डर, बॉटल होल्डर, जो भी आप कहना चाहो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप कुछ भी पीछे बैठ के पी रहे हो। और ये सीट जो है ये फोल्ड भी होती है, जी हाँ। और ये फोल्ड होने के लिए ये आप देख पा रहे हैं, अगर आप ये मतलब बेसिकली 40-20-40 के स्प्लिट में फोल्ड होती है। और अगर आप चाहें तो बीच वाले को स्प्लिट करके, मतलब बीच वाले को फोल्ड करके यहाँ से कुछ बूट में एक्सेस करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। 3 हेडरेस्ट मिलेंगे आपको, और 3 पॉइंटर सीट बेल्ट भी तीनों पैसेंजर्स को मिलेंगे। अब 3 जने क्या पीछे बैठ सकते हैं? वेल अगेन 3 जने कंफर्टेबली पीछे तो नहीं बैठ पाएंगे, 2 कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, और तीसरा जो है छोटा एडल्ट होगा, प्रॉब्ली 18 साल से नीचे का, तो वो बैठ पाएगा। बट प्रॉब्लम आती है जब आप अपने पाँव यहाँ रखेंगे, क्योंकि ये टनल जो है ठीक है थोड़ी बहुत नैरो है, बट स्टिल बहुत ऊंची वगैरह है। तो प्रॉब्लम जो है लेग स्पेस की है, तो 2 जने आराम से बैठेंगे, और 2 जने जो है अगर ये आर्मरेस्ट ऐसे लगा के बैठें तो कोई शिकायत नहीं। हालांकि थोड़ी सी ऊंची है आर्मरेस्ट, बट आई डोंट थिंक सो किसी को कोई खास प्रॉब्लम इससे होगी। बूट मैं आपको दिखा देता हूँ। बूट से पहले ये दिखाता हूँ आपको, एडब्लू का टैंक BS6 होने के लिए ज़रूरी है, डीजल है ये ऑब्वियसली बता दिया था मैंने। ये आपके पास में बूट है। अब बूट जो है वो बड़ा है, बट एक तो जिस तरीके से खुलता है और जिस तरीके का इसमें मतलब सामान रख पाएंगे उस हिसाब से उतना प्रैक्टिकल नहीं है, इतना इसके सेगमेंट में। जैसे लेट्स से BMW का जो 320D का है उसका थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है, बट स्टिल मेन प्रॉब्लम ये जो स्पेयर व्हील है इसकी वजह से अगर आप ये नहीं कैरी करते तो काफ़ी यूजेबल बूट है। इनफैक्ट ये बैग जो आप देख पा रहे हैं अभी, ये बैग पीछे भी खिसकाया जा सकता है ऑल द वे वहाँ तक, और अगर ऐसे रखें और काफ़ी मतलब ढंग से अगर यूटिलाइज़ करें तो काफ़ी यूजेबल बूट ये हो जाएगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये, इनसे सीट जो है वो नीचे गिरती है आगे वाली, तो आप इसको दबाएंगे तो आगे वाली सीट जो है, अभी मैं धक्का मारूं
वो देखो नीचे जा गिरी आगे वाली सीट, तो आप ऑल द वे जो है एक्सेस कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा फीचर होता है, कुछ सेडान्स में ही आता है, ज़्यादा में नहीं आता है, बट ये अच्छी चीज़ है कि आप ऑल द वे से ले जाएँ नीचे। उसके बाद आपको नीचे की तरफ कुछ चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें भी मिलती है, थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस और है, टायर वगैरह किट जो है, पंचर किट वगैरह, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो अब ड्राइवर सीट से हर चीज़ की बात करने से पहले हम बात करते हैं इंजन और गियरबॉक्स में क्या क्या जो है फिगर्स है। तो इंजन जो है वो जैसे मैंने बताया 241 bhp 500 न्यूटन मीटर की पावर जो है वो देता है, और ये सारी पावर एक 9 स्पीड के गियरबॉक्स के थ्रू जो है वो आपको व्हील्स तक जाती है, रियर व्हील तक जाती है। इनफैक्ट रियर व्हील ड्राइव ये गाड़ी है। अब वो 9 स्पीड के गियरबॉक्स के थ्रू आती है, पर वो गियर लीवर यहाँ नहीं है जैसा टिपिकल फैशन में वो है, यहाँ है। तो आप सिंपली जो है या तो मतलब डी में डालिए और चला सकते हैं, और एल्स आपके पास में ये जो पैडल शिफ्टर्स है आप ये देख पा रहे हैं, आप इनके कंट्रोल से चला सकते हैं। और अलग अलग मोड्स हैं, तो गियर चेंजेस जो है वो उस मोड के हिसाब से ही होते हैं। इनफैक्ट स्टीयरिंग में भी वेट जो है वही मोड डिसाइड करते हैं, और सस्पेंशन भी जो है अडेप्टिव है, तो उसी हिसाब से उस मोड के हिसाब से जो है पूरी डायनेमिक्स गाड़ी की बदल जाती है। अब इंजन और गियरबॉक्स के बारे में बची हुई बात बाद में करते हैं, और बात करते हैं सबसे पहले एर्गोनॉमिक्स वगैरह की। इस पर्टिकुलर ड्राइविंग सीट से ऑलमोस्ट हर एक कंट्रोल रीच में है। एर्गोनॉमिकली कोई ऐसा इशू नहीं है। जो इशू है वो ये कि आपको टाइम लगता है इस पर्टिकुलर इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है इसके साथ फेमिलियर होने में, इसके कंट्रोल्स वगैरह के साथ में जो है हर एक चीज़ करने में, वो वक्त जो आपको लगता है वो एक चीज़ है। उसके अलावा कोई भी एर्गोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज़ नहीं है। इनफैक्ट हर एक जगह जहाँ पाँव वगैरह रख रहे हो एकदम कंफर्टेबल वो है सीट, और जो पर्टिकुलर स्टीयरिंग है उसकी पोजीशन भी आप कंफर्टेबली देख पाओगे। आई विश थोड़ा सा ये स्टीयरिंग जो है थोड़ा सा और ऊपर की तरफ हो जाता तो अच्छा होता। ये मतलब उतना ज़्यादा इसमें जो है वो ऊपर नीचे वाले मतलब टिल्ट वाले चीज़ में अवेलेबल नहीं है स्कोप। नीचे ज़्यादा था काफ़ी, बट ऊपर थोड़ा सा और होता तो बेहतर होता। बाकी कोई एर्गोनॉमिक्स वाइज इशू नहीं है। विजिबिलिटी की बात करें तो एक्चुअली विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया है। ये प्रॉब्लम है इसके साथ में, हम आवाज़ कर देते हैं कम। ओके, बंद कर दी। तो विजिबिलिटी वाइज जो है वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, मतलब इनफैक्ट काफ़ी बढ़िया विजिबिलिटी आगे की तरफ दिख रही है आपको। ORVM जो है दो छोटे हैं, बट जिस तरह से एंड में वो जो है उनमें कर्व दिया गया है उस वजह से हर चीज़ जो है परफेक्ट दिखती है। IRVM जो है वो भी एकदम एडिकेट साइज़ का है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ जो छोटा सा इशू जो है अगर कोई कहना चाहेगा तो वो शायद यही कहेगा, मतलब कि ये जो पर्टिकुलर थिक है यहाँ पे ए पिलर, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बाकी कोई भी विजिबिलिटी वाइज इशू जो है मुझे नहीं लगता किसी को होने वाला है। आपको जो आगे की तरफ आप प्रॉपर्ली अगर ना देख पाएँ तो फ्रंट पार्किंग सेंसर वगैरह दिखते हैं, कैमरा वगैरह वहाँ पे नहीं है, बट पार्किंग सेंसर जो है वो आगे देखने को मिल जाएंगे आपको, तो कोई इशू उनसे जुड़ा हुआ भी नहीं होगा। राइड क्वालिटी की बात करें तो जिस तरीके से हम ख़राब सड़कों पे चल रहे हैं तो राइड क्वालिटी एक्चुअली अच्छी है, बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही कोई शार्प बम्प आपके पास में आता है, कोई स्क्वायरिश चीज़ आती है, उस पर टकराता है और अंदर बढ़िया से आवाज़ आती है एकदम ठप से। एक प्रॉब्लम तो ये है कि मैं ऑलरेडी मतलब C क्लास के ऑलरेडी सस्पेंशन जो है वो थोड़े बहुत आवाज़ करते हैं उस पर्टिकुलर टाइप के बम्प्स पे। उसके बाद में जिस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ उसमें 18 इंचेस के वो लो प्रोफाइल टायर लग रखे, तो और ज़्यादा वो चीज़ एनहांस हो जाती है। तो यहाँ पे सस्पेंशन जो इंडिया के ये जो सस्पेंशन है इनसे इतनी फ्रेंडलीनेस जो है वो C क्लास की नहीं है। सरप्राइजिंगली जो नई 3 सीरीज़ है BMW की, उसमें ये चीज़ थोड़ी सी बेहतर देखने को मिल गई थी। मतलब वो थोड़े सा गड्ढों पे थोड़ी सी बेहतर करती थी अपनी पुरानी 3 सीरीज़ के मुकाबले। बट ऐसा नहीं है कि कोई इस लग्जरी सेगमेंट में कोई भी ऐसी गाड़ी हो जो एकदम आयरन आउट कर दे अपने यहाँ के गड्ढों को, वो चीज़ जो है आपको सेडान सेगमेंट में नहीं देखने को मिलेगी। स्टिल थोड़ी सी बेहतर 3 सीरीज़ हो जाती है। इस पर्टिकुलर C क्लास में मेरे को थोड़ा ज़्यादा आवाज़ सस्पेंशन के अंदर आ रही है, बट जो छोटे मोटे बम्प्स वगैरह हैं इन पर गाड़ी एकदम कंफर्टेबली निकल जाती है। इनफैक्ट मैं कल पीछे बैठा था और पीछे बैठते वक्त भी जो है ये सस्पेंशन जो छोटे मोटे हैं वो इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहे थे। आई एम श्योर जो मतलब C क्लास लेगा वो थोड़ी सी और बेहतर कंफर्ट की डिमांड तो करेगा ही, बट मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके साथ रहा ना जा सके और बहुत ज़्यादा आपको जो परेशान करे, वो वाली चीज़ यहाँ पे ऐसी नहीं है। बात करें हैंडलिंग की तो हैंडलिंग के मामले में जो है मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है C क्लास एक्चुअली। ओके, मैं पहले ही कह देता हूँ कि 3 सीरीज़ जो है वो बढ़िया है, बट C क्लास ऑलमोस्ट वहाँ पे जाती है। मतलब आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ी सी 3 सीरीज़ आप कह दो कि थोड़ी सी ज़्यादा लाइट लगती है स्टीयरिंग से, बट यहाँ वो मर्सिडीज़ C क्लास के साथ में ही है। स्टिल हैंडलिंग वगैरह सब बेहतरीन है, आपको एग्जैक्ट पता चलता है आप किस तरफ जा रहे हो। कोई भी ओवरस्टीयर अंडरस्टीयर जैसा चीज़ जो है वो मुझे ऐसा देखने को नहीं मिली। ग्रिप और स्टीयर टायर्स की दो ये टायर जिसमें मैं गाड़ी अभी चला रहा हूँ ये ऑलरेडी 9000 किलोमीटर चल गए, काफ़ी ज़्यादा घिस चुके हैं, बट स्टिल कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम जो है उनमें नहीं
है, अंडर स्टीयर ओवर स्टीयर जो नहीं करते हैं, ग्रिप एक्चुअली उनकी अच्छी है। हैंडलिंग में एक और चीज़ ये है कि ये स्टीयरिंग जो है थोड़ा सा फैट हो गया है, प्लस जब आप टर्न करते हो टाइट कॉर्नर्स वगैरह जहाँ पे भी टर्न करते हो तो इसमें ना वेरिएबल ये स्टीयरिंग थोड़ी वेरिएबल है, मतलब जिस तरीके से मैसेज आगे स्टीयरिंग भेजता है अपने व्हील्स पे, तो आप हल्का सा टर्न करोगे उस वक्त तो आप थोड़ा बहुत, अगर आप ज़्यादा टर्न करते हो तो ऑलमोस्ट एक 360 टर्न में ही गाड़ी पूरी जो है वो उसके व्हील्स जो है पूरी तरीके से मुड़ जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअली इसके बारे में। और टाइट एरियाज़ में जो है आपको ज़्यादा स्टीयरिंग पे काम नहीं करना पड़ता है। तो राइट सस्पेंशन हैंडलिंग के बाद में अब वक्त आता है गाड़ी की इंजन और गियर बॉक्स का। सबसे पहली चीज़ 9 स्पीड का ये गियर बॉक्स बेहद ही कमाल है, और जिस तरीके की पावर इस गाड़ी में है उसको बहुत ही सॉफ्टली स्वीटली हैंडल करता है। फास्ट है ये गाड़ी, क्लेम मर्सिडीज़ का क्लेम है कि 5.9 सेकंड में ये 0 to 100 जाती है। हालांकि उतना तो मैं टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कहीं पे भी, बट काफ़ी फास्ट ही फील होती है। किसी भी वक्त पे ऐसे फ्रूगल पावर जो है वो एहसास नहीं है, एकदम लीनियरली और बहुत ही बढ़िया से जो है उस पावर को वो 9 स्पीड ट्रांसमिशन जो है डिलीवर करता है। ट्रांसमिशन मैंने मोस्टली सिटी में चलाया है, ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हिसाब से तो मैं चला नहीं पाया उसको, बट स्टिल ट्रांसमिशन जो है कंफ्यूज कहीं पे नहीं रहता है, ऑलमोस्ट हर बार जो है करेक्ट गियर में रहता है। कुछ पॉइंट पे कभी कभार डाउन शिफ्ट में मतलब एक स्लाइट हाफ ए सेकंड का डिले, उसके अलावा ऐसा कोई डिले जो है वो आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, जो ZF सोर्स 8 स्पीड का गियर बॉक्स सीरीज में आता है वो थोड़ा सा और ज़्यादा मक्खन लगता है, बट ऐसा कोई मतलब वो अपने मतलब उसके भी उतने ही कौन से जिसके इतने हैं, तो कोई भी चीज़ जो है डील ब्रेकिंग नहीं है, दोनों में ऑलमोस्ट टाई वाली सिचुएशन हो जाती है। एक चीज़ NVH की बात मैं कर लूँ, मतलब NVH में क्या है कि जिस तरीके का नॉइज़ डीजल इंजन से लग्जरी कार सेगमेंट में आता है, किसी भी तरीके से आपको हार्श तो नहीं लगेगा वो, बट प्रॉब्लम ये है कि 300D जब आप रेव करते हो तो हल्की सी ज़्यादा नॉइज़ आपको आती है, मतलब कैबिन में, जो कि एक्चुअली BMW 3 सीरीज़ में कम है, Audi A4 में उससे और ज़्यादा कम थी, बट हल्की सी ज़्यादा नॉइज़ आपको आती है। अब जैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि वो इंजन की नॉइज़ जो आती है वो रेव करते वक्त आती है, बट उसके अलावा गाड़ी एकदम शांत है। अभी आप सुनो, गाड़ी की स्पीड 50 है, कोई आवाज़ नहीं है गाड़ी में, ऐसे बहुत ही आसपास जो है ना इंसुलेशन बहुत ही तगड़ा है गाड़ी का, तो ये रोड नॉइज़, विंड नॉइज़ वगैरह ये चीज़ें जो है वो नहीं आती है, तो बस वो इंजन ड्राइव करता है तो उसकी साउंड है, और वो मतलब ऐसा कोई बॉदर नहीं करेगी। इनफैक्ट अगर आप खुद चला रहे हो तो आपको वो एक फील ही देती है कि आपने ड्राइव किया है, उस तरह की फील है। कोई एनॉइंग तो बिल्कुल भी वो नहीं है, बट इट्स जस्ट कि वो आती है, और अगर कोई और ज़्यादा शांत कैबिन चाहता है तो शायद उस कैटेगरी में ये फिट ना हो। बाकी एज सच NVH से रिलेटेड कोई इशू, वाइब्रेशन तो शायद किसी भी तरीके की गाड़ी में मैंने ऑब्जर्व नहीं किया अभी तक, कोई भी वाइब्रेशन ऐसा नहीं था। कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें, AC की परफॉर्मेंस अच्छी है, कोई शिकायत उससे जुड़ी हुई नहीं है। गाड़ी में ECM वगैरह, हेडलाइट्स वगैरह जो है वो बहुत बढ़िया काम करती है, किसी तरीके का अपग्रेड या ऐसी कोई चीज़ आपको फील नहीं होगी। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ये इससे मतलब बहुत ही ना सही दिखता है। BMW का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है नया वाला, वो ऐसे इतना फील उसकी ठीक हो सकती है एक बार की, बट एक्चुअली जब आप पढ़ने जाते हो कि क्या चीज़ कहाँ है, रीडिंग क्या दिखा रहा है, तो वहाँ पे जो है वो अच्छा नहीं लगता है, बट ये एक्चुअल में एकदम परफेक्ट रीडिंग जो है वो दिखाता है, वो उसका मुझे अच्छा लगा सिस्टम। इनफैक्ट ये इंफोटेनमेंट सिस्टम थोड़ी सी फ्लैट टाइप की लगती है, लेकिन उसमें भी जो है कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ये हॉर्न पैड जो है वो आपको बजाने के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा, यहाँ से पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा इशू। एक और चीज़ मैंने नोटिस की, जब आप यहाँ से पकड़ते हैं तो ये पर्टिकुलर जो ऐसे मतलब ग्रिप जो है इसको थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता था एक्चुअली। ये ना ये चीज़ हल्की हल्की चुभ सकती है, इसको और बेहतरीन तरीके से ढाला जा सकता था, मज़ा आ जाता उस चीज़ में। बात करें ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की तो ऐसी कोई मेजर मुझे कमी नहीं लगी। थोड़ा सा ये फील होता है कि गाड़ी का वेट ज़्यादा है तो थोड़ा रुकने में उतना ही वक्त जो है वो ज़्यादा लगता है, बाकी उसके अलावा ऐसा मुझे कोई शिकायत नहीं है ब्रेकिंग परफॉर्मेंस से। एक तो मुझे लगता है ये कैबिन जो है वो सबसे ज़्यादा लग्जरी फीलिंग जो है वो देता रहता है बार बार पता नहीं, हो सकता है मतलब कई लोगों को कोई और कैबिन अच्छा लगता हो, बट मुझे सबसे ज़्यादा लग्जरी फीलिंग देने वाला कैबिन जो है वो लगने लग गया है। जिस तरीके से देखा आपने अभी गड्ढों से निकली, देखो आप, कंफर्ट मोड पे इतनी ज़बरदस्त पावर ये जनरेट कर देती है कि आपको स्पोर्ट प्लस मोड जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये AMG लाइन ज़रूर है, बट ऐसी कोई साउंड जो है उससे इंजन और या जो एग्जॉस्ट सिस्टम है उससे नहीं आती है। मोड्स में ना फ़र्क क्या है कि एक तो बड़ा फ़र्क ये है कि एक्सीलरेटर टैप करने के कितने टाइम बाद में रिस्पॉन्स आता है। स्पोर्ट प्लस मोड पे ऐसे रिस्पॉन्स ना ऐसे रहता है जैसे मतलब
गुस्सा नाक पे रहता है ना किसी आदमी का, वैसे रिस्पॉन्स जो है वो ऑन टैप रहता है। तो आप ऐसे पाँव रखोगे और वो ऐसे गाड़ी भागने को जाएगी। तो वो एक मेजर फ़र्क है। और ऑब्वियसली स्टीयरिंग और सस्पेंशन जिस तरीके से अडेप्ट है उसमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क है। हालांकि मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला फ़र्क, बट ऐसा कहा जाता है कि फ़र्क है। तो ये सब कुछ था मर्सिडीज़ सी क्लास, स्पेसिफिकली C300D के बारे में। अगर आपके कोई सवाल फिर भी बाकी रह गए होंगे तो नीचे गाड़ीफाई का आर्टिकल होगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वो आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर वहाँ पे भी आपके सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमेशा सवाल पूछ सकते हैं और मैं जैसे ही देखूंगा उसका आंसर कर दूंगा। बाकी दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।